किया कि मैं बहुत बड़ा उद्योगपति हूँ। मैं उद्योगपति नहीं हूँ। किसानों ने 90 करोड़ रुपए के शेयर दिए जिसके ऊपर चीनी मिलें चलती है। बहनों और भाइयों, आपके यहाँ का गन्ना मैं देख रहा हूँ। आपके यहाँ 1 एकड़ में 25 से 30 टन गन्ना होता है और हमारे क्षेत्र में मैंने 1 लाख एकड़ गन्ना मेरे क्षेत्र में लगा हुआ है और अभी 100 टन गन्ना 1 एकड़ में होता है। एक 265 करके जात है और 9805 करके गन्ने की जात है जिसका इनकम 100 टन होता है। मैं यहाँ के किसानों से और चीनी मिल वालों से पूछता हूँ कि आप गन्ने की जात क्यों नहीं बदलते? तो वो बोलते सरकार की अनुमति लगती है, सरकार यहाँ विकास का काम करती है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश के किसानों की अगर गन्ने की जात भी अगर बदल दी जाएगी तो आपको 10,000 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। उतना आपकी तरक्की हो सकती है। गाँव में जाने के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। आपके जिले में जितनी बिजली लगती है उतनी बिजली मैं अकेला 3 चीनी मिलों के द्वारा अपने जिले में तैयार करता हूं और आपके यहाँ बिजली नहीं है, 14-14 घंटे लाइट नहीं होती, ऐसी स्थिति है। बहनों भाइयों, इस देश का किसान इस देश के लिए बिजली तैयार कर सकता है और इस देश के लिए पेट्रोल और डीजल तैयार कर सकता है। मैं आप सबको आह्वान करता हूं, मैं हवा की बातें नहीं कर रहा हूं। आप देखने के लिए मेरे क्षेत्र में आइए कि गन्ने के जूस से या जिसको आप शीरा कहते हैं, मोलाइसिस, उससे रेक्टिफाइड स्पिरिट इथेनॉल तैयार होता है। और मैं ब्राजील में गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय के पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक के साथ मुझे भेजा था। मैं अमेरिका और ब्राजील में गया था। वहां 26,000 पेट्रोल पंप है जो किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर वहां गाड़ियां चलती है, ट्रक चलता है। बहनों और भाइयों, दूर की बात है, अभी मेरे पास मैंने 2 महीने पहले बैंकॉक से एक इलेक्ट्रॉनिक किट लाई है जो आपके गाड़ी को लगा दी जाए, पेट्रोल के गाड़ी को, तो 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल पर आपकी गाड़ी, आपके ट्रैक्टर, आपके ट्रक चल सकते हैं। इस देश में कांग्रेसियों के राज में 3,70,000 करोड़ का पेट्रोल और क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। इस देश का किसान मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, पर किसान के माल को कीमत नहीं है, ना बिजली तैयार हो रही है, ना इथेनॉल तैयार हो रहा है। अटल जी के सरकार ने कहा था कि पेट्रोल में हम 5% और धीरे धीरे करके 25% तक इथेनॉल डालेंगे। मेरे पास 50 करोड़ की कंप्यूटराइज्ड डिस्टिलरी है, अकाउंट एंट्री हो गया, पर इस सरकार ने इथेनॉल की खरीदी नहीं। ये कांग्रेस की सरकार, ये किसानों की सरकार नहीं है। ये किसानों के साथ बेईमानी और विश्वासघात करने वाली सरकार है। ये बात आप सबको याद रखिए। कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगा है, सोयाबीन सस्ता है, तेल महंगा है, संतरे सस्ते हैं, जूस महंगा है, टमाटर सस्ता है, सॉस महंगा है। अगर आपको मर्सिडीज गाड़ी लेनी है तो ब्याज का दर 10 और 11% है और कांग्रेसियों के राज में अगर आपको ट्रैक्टर खरीदना है तो ब्याज का दर 15% है। आपको पता नहीं होगा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और किसानों को बिजली 24 घंटे मुफ्त मिलती है और किसानों को कर्जा 1% ब्याज पर मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक में मिल सकता है तो उत्तर प्रदेश के किसानों को क्यों नहीं मिल सकता? बहनों और भाइयों, आपके यहाँ के रोड भी मैंने देखे। आपको पता नहीं होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब मैं मुंबई और महाराष्ट्र में मंत्री था। आप कभी मुंबई आए होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने मुंबई में 55 उड़ान पुल बनाया और मुंबई और पुणे के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया है। आप जरूर आइए। 140
140 किलोमीटर के स्पीड से पर आवर के स्पीड से गाड़ी दौड़ेगी, आपके पेट का पानी नहीं हरेगा, ऐसा रोड मैंने बनाया। आज समुद्र में जो टीवी पर आप देखते हो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, वो भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। केवल 5 करोड़ रुपए मैंने सरकार से लिए और 4000 करोड़ रुपए पब्लिक से खड़े किए और 2.5 साल के अंदर 8000 करोड़ के काम पूरे किए। अगर देश के लिए और समाज के लिए अगर कुछ करने की इच्छा तो कुछ भी हो सकता है। अटल जी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि हिंदुस्तान के हर गांव को मजबूत रोड से बनाने वाली योजना तुम तैयार करो। और बहनों और भाइयों, 60,000 करोड़ की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। ये जो राष्ट्रीय महामार्ग के जो हाईवे देख रहे हैं, इस योजना को भी पहले मैंने बनाया। हिंदुस्तान के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री है। 1,70,000 गांवों से मजबूत रोड से जोड़ने का काम अगर हिंदुस्तान के इतिहास में किसने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी। आज उत्तर प्रदेश में रोड की हालत कैसी है? मैं 15 दिन पहले लखनऊ के पास हेलीकॉप्टर से सहारनपुर जिले में अत्रोला करके विधानसभा क्षेत्र में गया था। रात हो गई, मैंने हेलीकॉप्टर छोड़ दिया और हेलीकॉप्टर छोड़कर मैं गाड़ी से निकला। अध्यक्ष जी मेरे साथ एक जिले के, रोड ऐसी खराब हालत थी फैजाबाद तक, ये मैं ढूंढ रहा था कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढे। एक हीरो होंडा पर एक जवान युवा अपने पत्नी को लेकर तेजी से जा रहा था। उसने मेरे गाड़ी को ओवरटेक किया और मेरे गाड़ी को ओवरटेक करके पुलिस की पायलट कार को ओवरटेक किया और पीछे पीछे देख रहा था। मेरे मन में विचार आया कि शायद मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ, इसलिए मुझे देख रहा था। पर वो मुझे नहीं देख रहा था, वो पीछे देखकर बार बार पत्नी को हाथ लगा रहा था कि वो पत्नी है या गिर गई। उसके रोड में इतने गड्ढे थे कि हालत खराब। अब यह मायावती जी की सरकार। बहनों भाइयों, आज देश में किसान कर्जे के बोझे में मर रहा है और दिल्ली में लूट मची। ये कांग्रेसियों ने 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला किया, देश को चुना लगा। कॉमनवेल्थ गेम में 76,000 करोड़ का घोटाला। राजा तो जेल में चला गया, पर बहुत से कांग्रेस के नेता कतार में खड़े हैं, इनको जेल में जाना होगा और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में शासन आएगा। हथकड़ा डालकर एक चिदंबरम से लेकर सबको हमको तिहाड़ के जेल में हम अंदर डालेंगे, ये मैं वचन आपको देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, इस भ्रष्टाचारियों की बारात में दूल्हा केवल राजा नहीं है, तो भ्रष्टाचार की बारात में अनेक कांग्रेसी भ्रष्टाचारी नेता बाराती के रूप में शामिल हुए। 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम में 76,000 करोड़ का घोटाला, दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से स्टेडियम बना, जो कपड़ा था वो अमेरिका में खरीद किया गया, जो रोपवे थी वो जर्मनी से लाई गई, नटबोल्ट स्विट्जरलैंड से लाए गए और शौचालय पर टाइल्स चिपकाने के लिए मजदूर ऑस्ट्रेलिया से लाए। क्या हमारे देश में शौचालय पर टाइल्स चिपकाने के लिए मजदूर नहीं है? बहनों और भाइयों, 76,000 करोड़ रुपए की लूट मची। कांग्रेस वाले दिल्ली लूट रहे हैं तो लखनऊ की रानी कह रही है हम भी कुछ कम नहीं है। दिल्ली लूटो, हम लखनऊ लूटे। वो एक गाना था हिंदी फिल्म का, मैं तो आई हूँ यूपी बिहार लूटने। अब बिहार को कोई लूट नहीं सकता क्योंकि बिहार में रोड बन रहा है। अब बिहार से कोई मुंबई नहीं जा रहा है, बिहार के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, बिहार में 24 घंटे बिजली मिल रही है, बिहार का विकास हो रहा है क्योंकि बिहार में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य की स्थापना हुई। पर बहनों और भाइयों, यूपी में लूट मची है। यूपी में सब कुछ है, अच्छी जमीन है, पानी है, साहित्यिक है, कवि है, लेखक है। हिंदुस्तान को दिशा देने वाला नेतृत्व यूपी ने पैदा किया, पर सब कुछ होने के बाद भी यूपी की हालत खराब है।
गांव गरीब मजदूर किसान दुखी है। गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, 24 घंटे बिजली नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं है। यूपी धनवान है पर यूपी की जनता बहुत गरीब है। इसका कारण क्या है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी लड़की की और बहन की जब शादी करते हो तो आप 4 बार सोचते हो कि लड़का कैसा है, रोजगार है या नहीं है, उसके परिवार का चाल चलन व्यवहार चरित्र कैसा है। उसके बाद आप तय करते हो कि उस लड़के को लड़की देना या नहीं देना। आप ऐसा नहीं करते कि कोई भी लड़का दिखा, आ बेटा आ, डाल दे इसके गले में हाथ, ये आप नहीं करते। जब लड़का देखते समय सोचते हो तो वोट देते समय क्यों नहीं सोचते? देखो उत्तर प्रदेश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई है, विकास नहीं हुआ है, तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जिम्मेदार नहीं है। बहनों और भाइयों, हाथ जोड़कर आपको बता देना चाहता हूं, इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। मैं आपके चेहरे देख रहा हूं, थोड़ा चेहरे से भविष्य मुझे समझ में आता है। आने वाले 4-5 दिनों में आप सबको लक्ष्मी दर्शन का योग है। खास लोगों को विदेशी, चिल्लर नेताओं को देशी, और गांव के लिए मटन का रस्सा बन जाएगा, माहौल टाइट हो जाएगा। एक दिन की दिवाली होगी पर 5 साल पछताने को नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव, ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव मेरे सामने बैठे हुए गांव गरीब मजदूर किसान के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि यूपी को अगर विकास करना है, यूपी के बेरोजगारों को रोजगार देना है, 24 घंटे बिजली देनी है, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब मजदूर किसान का भला करना चाहती है। मुलायम सिंह जी को चिंता उत्तर प्रदेश की नहीं है, मुलायम सिंह जी को चिंता यादवों की भी नहीं है। मुलायम सिंह जी की चिंता है, उनके जीवन का आखिरी सपना है कि उनका बेटा अखिलेश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे बने, ये उनके जीवन की आखिरी चिंता है। सोनिया गांधी जी के जीवन का आखिरी सपना है कि उनके बेटे राहुल को रोजगार कैसे मिले। बेचारा अभी कागज फाड़ते हुए घूम रहा है, चुनाव होने के बाद कपड़े फाड़ते हुए घूमेगा। देश का प्रधानमंत्री कैसे बने। और मायावती जी की तो, मायावती जी की पार्टी ने होलसेल किराने की दुकान है, बस वन मैन आर्मी। और अजीत सिंह की पार्टी तो टैक्सी है, जो मीटर डाउन करो उस दिशा से चली जाती है। पानी तेरा कैसा जिसमें मिला है वैसा, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, कोई भरोसा नहीं। अब उनका भी लड़का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। बहनों और भाइयों, मैं भारतीय जनता पार्टी का किसान का बेटा और एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। मेरी माँ मेरे नहीं थी, मेरे पिता एमपी नहीं थे। मैं पोस्टर चिपकाने का काम करता था, दीवारों पर लिखने का काम करता था। मैंने कभी किसी के गले में हार नहीं डाले, किसी को गुच्छ नहीं दिए, और मैं खुद का कटआउट लगाया, मैं किसी का कटआउट लगाया। इन पर लोगों के साथ काम करता था। मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे, उस कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य मुझे मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये पिता पुत्र और मां बेटों की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आप सबकी पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलना चाहती है। मुलायम सिंह के राज में आपने देखा क्या किया। ये लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, ये मीडिया, जुडिशियरी, न्याय व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी, हमारे अधिकारी और हमारे विधानमंडल है। मुलायम सिंह जी के हल्ला बोल आंदोलन ने पत्रकारों की कैसी धुलाई की। याद रखना, अगर मुलायम सिंह जी आएंगे तो कुछ भी लिखो, और उनकी सरकार आएगी तो तुम्हारी ऐसी धुलाई होगी हल्ला बोल आंदोलन में, बहुत पछतावा होगा।
जो अधिकारी थे एसपी कलेक्टर उनकी धुलाई की, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हाई कोर्ट जज के ऑफिस में जाकर उसको पीटने की कोशिश की गई और विधानसभा के अध्यक्षों को भी ऐसी पिटाई की कि और बेचारे को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। क्या ये मुलायम सिंह जी कानून और व्यवस्था का शासन ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते। और इसलिए बहनों और भाइयों, गुंडागर्दी का विकल्प उगाई नहीं हो सकता, गुंडाई का विकल्प उगाई नहीं हो सकता। मायावती जी की भ्रष्ट राजनीति भी नहीं चाहिए और मुलायम सिंह का गुंडा राज भी नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की तस्वीर को अगर बदलना है तो भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य की स्थापना उत्तर प्रदेश में करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नितिन गडकरी, ऐसा कुछ चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक मर्दों की पार्टी है, इसलिए ऐसा आवाज निकलता है। नहीं तो मुलायम सिंह जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकाल में कितने बलात्कार हुए, अभी कितने भी संख्या गिनाते हैं। और वो कहते हैं कि जिन महिलाओं पर बलात्कार होगा उनको सरकार मदद करेगी। मुलायम सिंह जी, हमको बलात्कार होने के बाद माँ बहनों को मदद करने वाली सरकार नहीं चाहिए। हमको हमारी माँ बहनों की तरफ तेरी आंखों से देखने वालों के हाथ कलम करने वाले मर्दों की सरकार चाहिए, हमको बुद्धियों की सरकार नहीं चाहिए। बहन और भाइयों, ये मर्दांगी का आवाज भारतीय जनता पार्टी का आवाज है। मुलायम सिंह जी कह रहे कि उनकी पार्टी चुनकर आएगी तो मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनकी पार्टी चुनकर आएगी तो मुसलमानों को 9% आरक्षण देंगे। बहन और भाइयों, आपको पता होगा कि हमारे संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, रिकॉर्ड है, सबने विरोध किया था कि मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर आरक्षण देना उचित नहीं है। और भाइयों, हमारे संविधान धर्म के आधार पर के आरक्षण को मान्यता नहीं देता। फिर भी मुलायम सिंह जी कहते हैं कि 18% आरक्षण देंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है 9% आरक्षण मुसलमानों को देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण की मर्यादा बढ़ नहीं सकती। अगर 50% से ज्यादा आरक्षण की मर्यादा अगर बढ़ानी है तो संविधान में संशोधन करना होगा। और संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट में रखी है, न कांग्रेस के पास है न मुलायम सिंह जी के पास है। और कल अगर गलती से मुलायम सिंह जी की सरकार आएगी तो मेरी बात को याद रखो और गांव में जाकर सबको पहुंचा दो कि जो ओबीसी है, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, निषाद, लोध, दलित, इनका सबका 18% आरक्षण काटकर मुसलमानों को दिया जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो यही ओबीसी और शेड्यूल कास्ट का 9% आरक्षण काटकर मुसलमानों को दिया जाएगा। इन्होंने कभी किसी ने मुसलमानों का भला नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने 63 साल में मुसलमानों को क्या दिया है? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर, इसके सिवा कोई धंधा नहीं। मेरे जिले में मैंने मुस्लिम लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज दिया जब मैं मंत्री था। ये मुसलमानों का विकास नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी में जान बोलते, अगर अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ रहती तो इस देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान का राष्ट्रपति कैसे बनाता? बहनों और भाइयों, ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये आरक्षण की राजनीति खेल रहे हैं। जो संविधान में नहीं है उसका वादा कर रहे हैं। पर आप चिंता मत करिए, उत्तर प्रदेश का अंतरकरण भारतीय जनता पार्टी के फेवर में तेजी से दौड़ रहा है। चुनाव होगा, मतदान पूरा होगा और उत्तर प्रदेश के विधान भवन पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा